नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ आशा झा। और मतदाता और मूर्ति 80 किसकी? क्योंकि ये चेहरों की लड़ाई है। भारतीय राजनीति में महापुरुषों की प्रतिमाओं की अपनी एक अलग पहचान है, हम सब मानते हैं। देश की राजनीतिक पार्टियां इन महापुरुषों पर अपनी अपनी दावेदारी ठोकती रही हैं। वक्त वक्त पर उत्तराधिकारी घोषित करने की कोशिश होती रही है। इन्हीं दावेदारों के हिसाब से प्रतिमाओं के जरिए मतदाताओं तक अपनी पहुंच बनाने की कोशिश होती है। जिस समुदाय से जुड़े महापुरुष होते हैं, उन्हें खुश करने के लिए प्रतिमाओं का सहारा लेना आज की राजनीति हो चुकी है। यही कारण है कि देश की राजनीति भी इन प्रतिमाओं के इर्द गिर्द घूमती सिमटती दिखती है। उत्तर प्रदेश की सियासत में जब हम 80 सीटों की बात कर रहे हैं, तो फिर एक बार फिर से मूर्तियों की राजनीति देखने को मिली है। एक वक्त था जब प्रदेश में बसपा प्रमुख मायावती खुद अपनी प्रतिमा लगवाने के बाद, याद होगा आपको, सुर्खियों में थी। खुद अखिलेश यादव भी सपा सरकार के दौरान मूर्तियां स्थापित कर चुके हैं। अब बीजेपी भी उसी पैटर्न पर, उसी राह पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और एक एक कर जरा ये झांकी देखिए, क्योंकि ट्रेलर देखना जरूरी हो जाता है। पूरी पिक्चर आज हम आपको दिखाएंगे प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में। प्रदेश की योगी सरकार क्या करने वाली है। उत्तर प्रदेश में ऐलान किया गया है 30 से ज्यादा महापुरुषों की प्रतिमाएं लगवाई जाएंगी। और कहते हैं कि इसके जरिए, जैसा हमने कहा, 80 सीटें, लोकसभा की 80 सीटें, दिल्ली का रास्ता जो है उत्तर प्रदेश के लिए कहा जाता है, यहीं से होकर गुजरता है। तो सियासत अब इन सीटों के लिए मूर्तियों के सहारे शुरू हो चुकी है। देखिए कैसे। गोरखपुर हवाई अड्डे पर योगी गोरक्षनाथ की प्रतिमा। मैनपुरी में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ पृथ्वीराज चौहान और भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भी मूर्ति। यूपी राजभवन में भगवान सूर्य की प्रतिमा। बाराबंकी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा। मेरठ के बुढ़ाना में मंगल पांडे की प्रतिमा। कानपुर में वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा। फतेहपुर में शहीद शिव नारायण सिंह की मूर्ति। चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा। पूरब हो या पश्चिम, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने महापुरुषों को 2024 की महाभारत से पहले एंट्री करा दी है। 24 की लड़ाई जैसे जैसे नजदीक आ रही है, यूपी की 80 सीटों की लड़ाई और ज्यादा तेज होती नजर आ रही है। सत्ता के लिए यूपी की 80 सीटों की आजमाइश, बीजेपी का एक प्लान प्रतिमाओं के इर्द गिर्द भी घूमने लगी। अगर मूर्ति लगाने से हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी के सपनों को साकारता मिल जाए तो लगा लो, और भी मूर्तियां लगा लो, पूरे प्रदेश में मूर्तियां लगा लो। ये वही तो सरकार है जो मूर्तियों का विरोध करती थी। मायावती जी ने जब महापुरुषों की मूर्तियां लगाई तो उत्तर प्रदेश में बहुत विरोध किया। जो मौत हुआ, जो किसान अपने हक हकूक के लिए लड़ रहे थे, उनकी भी याद कर लेते, उनको भी पुष्पांजलि श्रद्धांजलि देते, उनकी भी जो है याद में कुछ स्मारक बनवा देते तो ज्यादा अच्छा रहता। राजनीतिक दल चाहे जो कहें, लेकिन इन मूर्तियों की पॉलिटिक्स के पीछे बड़े सियासी मायने हैं। कहते हैं हर क्षेत्र में महापुरुषों की मूर्तियां लगाकर योगी सरकार एक तरह से मतदाताओं को अपनी तरफ भी खींचने की कोशिश कर रही है। इसी की एक कड़ी पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा भी है। वैसे भी देश भर में महापुरुषों की मूर्ति लगती रही है, ये कोई नया नहीं है, लेकिन टाइमिंग और क्षेत्र में इन प्रतिमाओं का चुनाव कई सियासी मायने बताता है। चौबीस के इलेक्शन से पहले योगी सरकार ने एक बड़ा दांव चलते हुए विपक्ष के लिए मुश्किलें बढ़ा दी। दरअसल योगी सरकार ने फैसला लिया है कि सूबे के अलग अलग हिस्सों में 30 महापुरुषों की मूर्तियां लगाई जाएंगी। कहते हैं कि पश्चिमी यूपी में जाट किसान और मुसलमानों का गढ़ माना जाता है। ये भी एक फैक्टर है कि जो सियासी पार्टी जाट लैंड को साध लेती है, वो यूपी में 80 सीटों पर जबरदस्त असर डालती है। सियासी पंडित बीजेपी के इस फैसले को भी इसी सियासी मफाद से जोड़कर देख रहे हैं। कहा जा रहा है कि आरएलडी के वोट बैंक पर भी बीजेपी इसके जरिए असर डाल सकती है, क्योंकि चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा का असर वोट बैंक पर पड़ सकता है। क्यों, ये समझना भी जरूरी है।
जी हाँ, क्यों ये समझना जरूरी इसलिए क्योंकि पश्चिमी यूपी का समीकरण जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग नजर आता है, वेस्ट यूपी का समीकरण। और इसलिए कहा भी जाता है पश्चिमी यूपी के लिए कि जिसके जाट उसके ठाट। पश्चिमी यूपी में एक कहावत बिल्कुल सही बैठती है। अब ऐसा क्यों हम कह रहे हैं, जरा ये समझिए। दरअसल चुनाव में वोटों का गणित यही बताता है, यही दर्शाता है और आंकड़े इसकी गवाही देते हैं। अब देखिए कैसे, ये आपको दिखाते हैं, हम एक एक करके पॉइंटर्स के लिहाज से समझाने की कोशिश करते हैं। पश्चिमी यूपी में देखिए कुल मिलाकर के 14 जिले आते हैं। इनमें मेरठ है, बुलंदशहर, गाजियाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, साथ ही बिजनौर, बरेली, ऐसे तमाम, रामपुर, आगरा भी मिला लीजिए, अलीगढ़, मथुरा, ये तमाम है शहर जो कि कुल मिलाकर के 14 जिले हैं। इसमें लोकसभा की सीटों की अगर बात कीजिए तो देखिए 19 लोकसभा की सीटें। अब अगर 80 में 19 सीटें हैं तो आप समझ सकते हैं कि बड़ा असर है पश्चिमी यूपी का चुनाव में। अब इनमें भी क्या खास है वो भी देखिए। 2019 की अगर हम बात करें, 2019 में बीजेपी देखिए 12 सीटें 2019 में बीजेपी जीती थी। इन कुल मिलाकर के 19 सीटों में से 12 सीटों पर भाजपा ने कब्जा जमाया था और एक तरीके से ये बड़ी जीत, बड़ी विक्ट्री, ये भी एक बड़ा कारण बना था। एसपी बीएसपी गठबंधन की बात की जाए तो देखिए महज 7 सीटों पर ये जो गठबंधन था वो सिमट कर रह गया था। और इन 7 में से भी इंटरेस्टिंग ये है, देखिए कांग्रेस जिसका खाता नहीं खुला। अगर बीएसपी की बात करें, 4 समाजवादी पार्टी ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की थी, कांग्रेस का खाता तक नहीं खुल पाया था। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। बुरा हाल कांग्रेस का उस चुनाव में देखने को मिला था और सत्ता संभाल चुकी दोनों पार्टियों के क्षेत्र में महज 7 सीटों पर संतोष करना पड़ा था, जबकि इस क्षेत्र में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ था। कांग्रेस को न मुस्लिमों का वोट मिला था न जाटों का। अब जरा वेस्ट यूपी में जातीय गणित भी समझ लीजिए। जातीय गणित क्या कहता है और क्यों ये जो खेला देखने को मिला 2019 में हुआ क्यों? जब आप जातीय समीकरणों को देखेंगे, जातीय गणित को देखेंगे तो समझ जाएंगे। देखिए जाति की हम बात करते हैं, जाट सबसे ज्यादा, जाट सबसे पहले 16 से 17%। मुस्लिम सबसे ज्यादा आबादी है यहां पर, कितना? 36 से 38%। उसके बाद आते हैं दलित 22 से 25%। तीसरा नंबर जाटों का 16 से 17% आपको नजर आता है। ब्राह्मण वोट जो कि महत्वपूर्ण हो जाता है, जो भाजपा का कोर वोट बैंक समझा जाता है, ये 10 से 12% है। अब यहां जरा गौर कीजिए, आंकड़ों के अनुसार 2019 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निर्णायक माने जाने वाले जाटों का 91% वोट, यानी कि अगर हम जाट आपको 16 से 17% बता रहे हैं पश्चिमी यूपी में, तो इनका 91% वोट भाजपा को मिला था। कांग्रेस की हालत क्यों खराब हुई थी? क्योंकि महज 2% वोट कांग्रेस को मिले थे। सपा, बसपा, आरएलडी, क्योंकि तीनों साथ में चुनाव लड़े थे, इस गठबंधन को 7% जाटों ने वोट किया था पश्चिमी यूपी में। और सीटों के लिहाज से नतीजा भी क्रमशः, जैसा हमने आपको दिखाया, इसी रूप में नजर आया था। और इसकी बदौलत भाजपा ने इस क्षेत्र में 19 में से 12 सीटों पर, यानी कि प्रचंड जीत एक तरीके से वेस्ट यूपी में दर्ज करवाई थी। पूरे प्रदेश में एक तरह से प्रतिमाओं के जरिए लोगों के दिलों में उतरने का भी प्लान है। मैनपुरी भी इसी प्लान का एक हिस्सा है। सियासी तौर पर मैनपुरी का मतलब मुलायम सिंह यादव, मैनपुरी का मतलब सपा का गढ़, मैनपुरी का मतलब बीजेपी के लिए पॉलिटिकली चुनौती का गढ़। सपा के इस गढ़ में भी प्रतिमा के जरिए बीजेपी ने दांव खेला है। मैनपुरी में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ पृथ्वीराज चौहान और भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भी मूर्ति लगाई जाएगी। किसान दिवस पर उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों के सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्तित्व चौधरी चरण सिंह जी की 51 फीट की ऊंची प्रतिमा का माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज लोकार्पण किया है। और इसी तरह से पूरे प्रदेश के अंदर ऐसे महापुरुष जिन्होंने उत्तर प्रदेश के सामाजिक जीवन को प्रभावित किया है, ऐसे लोगों की प्रतिमा लगाए जाने का एक बड़ा कार्यक्रम निश्चित हुआ है। अच्छी बात है, प्रतिमा लगाए योगी जी, लेकिन योगी जी को पता है कि चौधरी चरण सिंह किसान नेता थे और इन्हीं के कार्यकाल में किसानों की कितनी दुर्गति हुई है। किसानों के सवाल सर्वोपरि हैं और किसान नेता थे, तो उस दिशा में कुछ करते तो ज्यादा अच्छा होता। चौधरी चरण सिंह जी को असली श्रद्धांजलि वो होगी, असली उनको तब हम वो भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर पाएंगे जिस पल किसानों को मुफ्त सिंचाई होगी। उनकी खाद, उनकी दवा, उनके तमाम सारे वो कृषि यंत्र जिन पे सरकार अब तक सब्सिडी देती आ रही थी, वो सस्ते होंगे। ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा। मूर्ति की पॉलिटिक्स के साथ ही मैनपुरी लोकसभा सीट के लिए सियासी संग्राम शुरू हो चुका है, जिसमें मुकाबला सपा और भाजपा में है। दोनों ही दल अपने वोट बैंक को भुलाकर शाक्य मतदाताओं को लुभाने की जगत में है। मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में कुल 5 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। इसमें मैनपुरी जिले की सदर, भोगाव, किशनी और करहल विधानसभा सीट शामिल है। वहीं इटावा जिले की
जसवंत नगर विधानसभा सीट भी मैनपुरी लोकसभा सीट का ही हिस्सा है। समाजवादी पार्टी के लिए MY यानी मुस्लिम और यादव वोट हमेशा से अहम माना जाता है। इस पर मुलायम सिंह यादव के समय से ही सपा का राज है, लेकिन पाल, कठेरिया और कश्यप वोट भी लाखों में। ऐसे में इस वोट बैंक को साधे बिना 24 में जीत हासिल करना इतना आसान नहीं होगा। भाजपा की अगर बात करें तो उनके लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय और लोधी वोट बैंक आरक्षित माना जाता है। ऐसे में भाजपा को जीत के लिए बची हुई अन्य जातियों का वोट हासिल करना होगा। इसलिए इस बार मैनपुरी में एक नहीं बल्कि 3 महापुरुषों की मूर्तियां लगाई जाने वाली है, क्योंकि मैनपुरी में बीजेपी 2019 में हार गई थी। पहले मुलायम सिंह यादव यहां से जीते और फिर उपचुनाव में डिंपल यादव ने 2,88,000 वोट से जीत दर्ज की। हालांकि डिंपल यादव सहानुभूति की लहर में जीती थी, इसलिए इस बार बीजेपी को 2024 में जीत के लिए कम से कम 1 लाख से ज्यादा और वोट जुटाने हैं। अब वो उसे कैसे करेंगे ये भी समझ लीजिए। तो अब हम बात कर रहे हैं सपा के गढ़ की, मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र। जी हां, यहां के मुख्य जातीय आंकड़े भी आपको दिखाते हैं, लेकिन ये वो जगह है जहां पर पिछले 5 चुनाव में लगातार समाजवादी पार्टी काबिज रही, अपना झंडा बरकरार रखा और यहां पर बीजेपी को साल दर साल हार का मुंह देखना पड़ा हर चुनाव में। लेकिन इस बार क्या बदलेगा, जरा पहले यहां पर जातीय आंकड़े देखिए, उसके बाद आगे की राजनीति यहां की समझाते हैं। जाति देखिए, यादवों की 4,40,000, शाक्य की 2,25,000, क्षत्रियों की बात करें 2 लाख, जाटवों की बात करें 1,25,000, यहां से जाटव वोट भी आता है। इसके अलावा भी यहां पर बड़ी आबादी आती है। अगर मुस्लिमों की बात करें, कठेरिया हो गए, उनकी बात की जाए, या फिर इसके अलावा पाल वोट बैंक जो है जिसका इस बार बीजेपी की भी निगाह है, जिस पर इस बार शाक्य वोट खासकर ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस पर समाजवादी पार्टी की निगाह है। तो लोधी देखिए, एक एक करके इनकी भी मार्जिन को अगर आप समझने की कोशिश करें, लोधी वोट बैंक 1,20,000, ब्राह्मणों का 1,10,000, मुस्लिमों का 80,000, कठेरिया 70,000। ये जातीय समीकरण समझना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। पाल देखिए 70,000, कश्यप 70,000, दिवाकर 50,000। अब यहां पर पाल, कश्यप, ये कठेरिया, ये जो वोट शाक्य भी कह लीजिए, पिछली बार तो बीजेपी ने शाक्य को ही उतारा था चुनाव मैदान में, फिर भी हार मिली थी। मैनपुरी के लिए कहा भी जाता है और इसी कारण से कहा जाता है कि दिल्ली की गद्दी भले ही केसरिया खेमे जीतती रही, लेकिन सपाई किले के रूप में मशहूर मैनपुरी का तिलिस्म कोई भी भाजपाई रणनीति अब तक तो कम से कम नहीं भेज सकी है। लेकिन इस बार बात अलग है। बात इसलिए अलग है क्योंकि इस बार मुलायम सिंह यादव के बिना अखिलेश यादव को इस किले को बरकरार रखने की चुनौती है और इसलिए अपने हार्डकोर वोट बैंक को छोड़कर सपा, बसपा हो या फिर खुद बीजेपी भी क्या कर रहे हैं, पाल, कठेरिया, कश्यप, शाक्य, इन वोट बैंक पर इन्होंने एक तरीके से दांव खेलने की तैयारी कर ली है। अच्छी खासी इनकी तादाद है, जैसा कि हमने आपको दिखाया जातीय गणित, और एक तरफा अगर इनका रुझान होता है तो 5 लोकसभा की सीटों पर जो मैनपुरी में आती है बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अब जरा जीत के समीकरण को भी आपको समझाते हैं। यहां पर जीत का समीकरण किस लिहाज से 2019 या फिर उससे पहले 2017 किस लिहाज का देखने को मिलता है, किस तरीके से देखिए। यादव प्लस मुस्लिम वोट बैंक की बात करें 5,40,000 यहां पर कुल मिलाकर के वोट हो जाते हैं और MY फैक्टर, सपा के साथ जुड़ा रहा है MY फैक्टर यानी मुस्लिम यादव, ये बड़ा असर इसका देखने को मिला है। शाक्य प्लस ब्राह्मण प्लस दलित, यहां पर ब्राह्मण तो है ही लेकिन शाक्य और दलितों का वोट 6 लाख के करीब है और 2019 की चाहे आप बात करें या इससे पहले 2014 की, ये ट्रेंड जो था वो भाजपा के साथ दिखा था। ऐसे में अगर बीजेपी 2019-2014 के ट्रेंड के हिसाब से दलित वोट ले जाती है तो फिर मैनपुरी में भी बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है, वो भी मुलायम सिंह यादव के बिना, क्योंकि अखिलेश यादव पूरी तरीके से दांव एक बार उन्हीं पर देखने को मिलेगा इस बार। आजमगढ़, रामपुर की तरह अगर ऐसा होता है तो फिर समझ लीजिए कि मुलायम सिंह का एक और किला ढह जाएगा, ये किला होगा मैनपुरी। और यही कारण है कि 2024 में मूर्तियों के सहारे चुनाव जीतने का बीजेपी ने मेगा प्लान तैयार कर लिया है, क्योंकि शाक्य यानी कि क्षत्रियों के लिए पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति है, ब्राह्मणों के लिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति है, दलितों का दिल भी जीतने की तैयारी है। कैसे? भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उनकी मूर्ति के सहारे दिलों में जगह बनाने की कोशिश में तमाम पार्टियां जुट सकती हैं और बीजेपी की तो सत्ता है, तो बीजेपी इस बात को बखूबी समझती है, इसी राह पर आगे बढ़ चुकी है चुनाव से पहले। प्रतिमाओं के जरिए सिर्फ पश्चिमी यूपी नहीं बल्कि पूर्वी यूपी को भी साधने की तैयारी कर रही है बीजेपी। आरएलडी और सपा के गढ़ की तरह लखनऊ बाराबंकी भी योगी आदित्यनाथ के प्लान में शामिल है। सिर्फ महापुरुषों की मूर्तियां नहीं लगाई जा रही बल्कि लखनऊ में भगवान सूर्य की प्रतिमा भी लगाई जाएगी। भगवान सूर्य की ये प्रतिमा राजभवन में लगाई जाएगी। मंदिरों में रहने वाली ये प्रतिमा अब राजनीति के गलियारों में दिखाई देगी।
कहने को तो ये सांस्कृतिक विभाग से जुड़ा मामला है, लेकिन राजभवन में लगने से इसके सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। और तो और बीजेपी जिस हिंदुत्व को मुखर होकर राजनीति में बात करती है, उससे भी जोड़कर देखा जा रहा है। राजभवन में भगवान सूर्य की प्रतिमा का लगना इसकी तरफ इशारा करता है। वैसे तो सियासी तौर पर गोरखपुर बीजेपी का गढ़ माना जाता है। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ जिस नाथ संप्रदाय से आते हैं, उसका गढ़ भी माना जाता है। गोरखपुर का नाम भी गोरक्षनाथ के नाम पर ही है। गोरखपुर के राजनीति का केंद्र गोरखनाथ मंदिर रहता है, जिससे लाखों लोगों की आस्था जुड़ी है। नाथ संप्रदाय के धार्मिक शहरों में भी गोरखपुर माना जाता है। अब गोरखपुर हवाई अड्डे पर गोरक्षनाथ की प्रतिमा लगाई जाएगी। पटेल जैसे महापुरुषों, देश के सपूतों की प्रशंसा करने के लिए भी पता नहीं हमारी आलोचना की जाती है। ऐसा अनुभव कराया जाता है जैसे हमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या देश के महापुरुषों का स्मरण करना अपराध है क्या? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने बहुत स्पष्ट कहा था कि आर्थिक उन्नति और प्रगति का पैमाना ऊंचे पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति से नहीं, बल्कि इसका पैमाना सबसे नीचे पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति से की जानी चाहिए। इस अवसर पर उनकी प्रेरणा हम सब के लिए प्रकाश स्तंभ बनकर के, प्रकाश पुंज बनकर के एक नई हमेशा प्रेरित करते रहेगी। देश और बीजेपी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय का क्या महत्व है, ये किसी से छिपा नहीं। 1953 से 1968 तक भारतीय जनसंघ के नेता रहे पंडित दीनदयाल की प्रतिमा के लिए योगी सरकार ने बाराबंकी को चुना है। यानी लखनऊ और बाराबंकी को महापुरुषों के जरिए मतदाता के मन में घर करने का प्लान है। सियासी पंडित इस तरफ इशारा करते हैं कि पूरे प्लान के तहत योगी सरकार ने यूपी के अलग अलग शहरों में प्रतिमाओं को लगाने की टाइमिंग चुनी और इसी के जरिए यूपी की 80 सीटों पर असर डालना है। इन प्रतिमाओं को लगाने के पीछे सोशल इंजीनियरिंग भी बताया जा रहा है, क्योंकि जिन महापुरुषों पर जिस वर्ग के लोगों की आस्था है, उन्हें अपनी तरफ खींचा जा सकता है। सामने 24 का चुनाव है और इसके जरिए कोशिश है कि जितना ज्यादा हो सके लोगों को बीजेपी की तरफ लाया जाए। हालांकि इसे संस्कृति से जोड़ा जा रहा है। वैसे देश की राजनीति में महापुरुषों की प्रतिमाओं का इतिहास है। हर पार्टी के अपने अपने महापुरुष पर राजनीति घूमती है। नेहरू, इंदिरा और पटेल को कांग्रेस उन महापुरुषों की लिस्ट में शामिल करती है जो कांग्रेस की राजनीति के धुरी रहे। इसके अलावा शिवसेना शिवाजी की सियासत करती है। वहीं बीजेपी अटल सावरकर और दीनदयाल की प्रतिमाओं को अपनी राजनीति के केंद्र में ज्यादा रखती है। वहीं समाजवाद की राजनीति करने वाले लोहिया को मानते हैं। बीएसपी और दलित की राजनीति करने वाले अंबेडकर को अपनी सियासत की धुरी मानते हैं और इसीलिए इन महापुरुषों का राजनीति का इतिहास है। दरअसल ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है जब उत्तर प्रदेश में प्रतिमाएं और मूर्तियां लगवाई जा रही हैं। इसके पहले भी सपा और बसपा सरकारों के दौरान भी महापुरुषों की प्रतिमाएं स्थापित की गई है, लेकिन बीजेपी अब इन सब को पछाड़ते हुए यूपी में कई बड़े महापुरुषों की प्रतिमाएं लगवा रही है, क्योंकि बीजेपी इस बात को बखूबी समझती है कि आज भी एक बड़ा तबका इन मूर्तियों और प्रतिमाओं से प्रभावित होता है और इसीलिए बीजेपी इसमें भी कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। तो ये महापुरुषों पर राजनीतिक दावेदारी और ये खींचातानी जो है राजनीतिक आदर्शों की है, जिसका असर चुनावों में फायदा देगा। कितना ये चुनाव बताएगा, लेकिन राजनीतिक पार्टियां तो कम से कम यही मानती है और 2024 के बाद ये और स्पष्ट होगा। इसकी झलक देखने को मिलेगी कि वाकई इस दावे में कितना दम या इस राह पर जो चली है पार्टियां वो कितनी अपने लक्ष्य तक पहुंचाती है। एक एक करके आपको कुछ चेहरे हम दिखाते हैं और कैसे इन पर दरअसल उत्तराधिकार जमाने की कोशिश हुई। ये लड़ाई देखिए, सबसे पहले तो ये स्टैचू ऑफ यूनिटी आप देख रहे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बीजेपी कांग्रेस, सरदार किसके, ये लड़ाई हालांकि अनंत है और इसका नतीजा दुनिया की सबसे विशाल प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी जो गुजरात के केवड़िया में लगा हुआ है, नर्मदा किनारे स्थापित उस रूप में सामने आई। अलग बात है कि सरदार आजीवन कांग्रेस की राजनीति करते रहे, लेकिन बीजेपी ने इस कदम से खुद को सरदार का स्वघोषित उत्तराधिकारी तो साबित कर ही दिया। इसके बाद देखिए दूसरी मूर्ति भी हम आपको दिखाते हैं जिनके नाम पर लड़ाई होती है सियासी वर्चस्व की, वो है छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति। बीजेपी, शिवसेना, कांग्रेस, तीनों ही पार्टियां, इनके बीच लड़ाई देखने को मिली है। तीनों पार्टियां अपना अपना दावा उत्तराधिकारी के रूप में जमाती रही है। इनके नाम पर सियासत होती रही है, क्योंकि सवाल महाराष्ट्र के मराठा बनने का है। कहां बननी है ये मूर्ति? अरब सागर में। लेकिन अभी आपको बता दें ये योजना ठंडे बस्ते में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सबसे ज्यादा प्रासंगिक, आज के दौर में भी बार बार संविधान का
की हत्या करने की बात बीजेपी के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं, बीजेपी को इसी तरीके से कटघरे में खड़ा किया जाता है, तो भीमराव अंबेडकर, बीजेपी, बीएसपी, कांग्रेस, इनकी राजनीति खूब इनसे जोड़कर देखने को मिली है। दलितों की राजनीति आजादी के बाद से ही हालांकि हर पार्टी करती जरूर नहीं, लेकिन ये हाशिए पर गए दलितों की हालत में कितना अंतर ला पाए, कोई ठोस अंतर आया या नहीं, ये आज भी एक सवाल ही है। आगे देखिए, जयप्रकाश नारायण, ये नाम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये वो नाम है, लालू, नीतीश, शरद यादव, तमाम बड़े चेहरे इसी आंदोलन की देन माने जाते हैं। और यहां देखिए आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी, तीनों पार्टियों में टक्कर देखने को मिलती है। खासकर बिहार की राजनीति की अगर बात की जाए, इंदिरा गांधी सरकार की जड़ें हिलाई थी जेपी आंदोलन ने, और जेपी वर्तमान की राजनीति में भी उतने ही प्रासंगिक है। लेकिन जेपी ने जिन मुद्दों के साथ सत्ता परिवर्तन की अलग जगाई, क्या वो कंप्लीट हो पाई, कितनी पूरी हो पाई, यह सवाल मौजूद है आज की डेट में भी। आगे देखिए, बंगाल की बात करना महत्वपूर्ण है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बीजेपी, टीएमसी, कांग्रेस, इनकी राजनीति हमने देखी है, इनके नाम पर होती है क्योंकि सत्ता की चाबी तलाशती पार्टियां ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम पर दावे का कोई मौका नहीं गंवाती है और इसलिए इनका नाम भी सियासत में अमर है। मदन मोहन मालवीय, अगला चेहरा भी आपको दिखा देते हैं। मदन मोहन मालवीय के नाम पर भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच खूब तनातनी देखने को मिली है। कांग्रेस, टीएमसी, ये अगर आगे नेताजी की बात करें तो किस तरीके से इनके नाम पर भी लड़ते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं जल्दी से। नेताजी किस तरीके से इनके बीच वर्चस्व की लड़ाई का कारण बने हैं। देखिए, बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी, आपने देखा है ये नेताजी का नाम ऐसा है जिस पर सियासत ना उनके जीते जी खत्म हुई, ना उनके जाने के बाद, गाहे बगाहे आज भी समय समय पर इन पर जमकर राजनीति होती है। एक और नाम महत्वपूर्ण है, पंजाब की राजनीति में खूब देखने को मिलता है, भगत सिंह, इनकी भी मूर्ति। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, भाजपा, पंजाब में जब से आपने देखा भी होगा आम आदमी पार्टी की सरकार आई, भगत सिंह की चर्चा होती रही, चुनाव लड़ने से लेकर उनकी प्रतिमा बनाने तक। विश्लेषकों के अनुसार इसका फायदा भी आपको पंजाब में खूब हुआ है, जबरदस्त रूप से हुआ है, खासकर पीली पग जिसमें हमेशा वहां के मुख्यमंत्री जो है वो नजर आते हैं, आपने देखा होगा। और उनके सीएम दफ्तर में भी पीछे पीली पग में ही लगा हुआ है, उन्होंने तो अब पीला साफा ही अपना लिया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, देखिए बीजेपी कांग्रेस के बीच ये भी सियासत का हथकंडा बने हैं, भारत के महान क्रांतिकारी रहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। 1947 के स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में गैर कांग्रेसी मंत्री के रूप में वित्त मंत्रालय संभाला भी। जनसंघ के संस्थापकों में श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे और बीजेपी इन पर अपनी दावेदारी ठोकती है। तो ये वो चेहरे जो आदर्श है भारतीय राजनीति में, लेकिन इनके नाम पर सियासत किसको कितना फायदा, कितना नुकसान दिलाएगी, 2024 तय करेगा। वक्त बहुत ज्यादा नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, इसी के साथ खबरों का सिलसिला न्यूज़ 24 पर लगातार जारी रहेगा, बने रहिए।